नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो मुंबई के सीएसटी स्टेशन से। मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं मुंबई की खबर से। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में सोमवार की सुबह जिस तरह से आरोपी कांस्टेबल चेतन सिंह ने खूनी तांडव मचाया, उस पर कई सवाल कायम हैं। मकसद का अभी तक पता नहीं चल पाया। इसी बीच एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कथित रूप से आरोपी वारदात के बाद सियासी भाषण देता हुआ नजर आ रहा है और दूसरी ओर साथी जवान ने अपना बयान दर्ज कराया है जिसमें पूरी कहानी ट्रेन के अंदर जो हुई वो उनकी ओर से बताई गई है। तो एक तरफ ये वायरल वीडियो और दूसरी ओर वो बयान किस तरह से मामले को उलझाता हुआ दिख रहा है, इसकी पड़ताल करती ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सुरक्षा में तैनात सिपाही ही हत्यारा बन जाए तो भरोसा किस पर हो। जयपुर से मुंबई जा रही ट्रेन में आरोपी कांस्टेबल चेतन सिंह ने 12 राउंड फायर किए। घटना के बाद आरोपी का एक कथित वीडियो वायरल है जिसमें वो एक यात्री के शव के पास खड़े होकर कोच में मौजूद लोगों के सामने सियासी भाषण देता हुआ नजर आ रहा है। एक यात्री के मोबाइल में रिकॉर्ड किए गए वीडियो में आरोपी कांस्टेबल के मुंह से पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मीडिया कवरेज और राजनीति को लेकर कुछ शब्द सुनाई पड़ते हैं। ऑडियो साफ नहीं, इस वीडियो की प्रामाणिकता जांची जाएगी। वेस्टर्न रेलवे ने कमेटी बनाई है जो सारे तथ्यों की जांच करेगी। जो वीडियो की बात है, वीडियो की ऑथेंटिसिटी और लोकेशन हम लोग वेरीफाई नहीं कर सकते। आजकल ये मॉर्फ भी हो सकता है, लेकिन जो भी हमारे पास तथ्य प्रस्तुत हो रहे हैं, हम हर एक तथ्य को बिल्कुल क्लोजली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और पुलिस की टीम जो गठित की है, पुलिस भी अपनी इंक्वायरी में डिटेल इंक्वायरी कर रही है। तो दोनों टीम और दोनों कमेटी की जो रिपोर्ट है कि उसके बाद इस पर कमेंट करेंगे। मुंबई जयपुर एक्सप्रेस में हुई इस दिल दहला देने वाली वारदात में यात्रियों की सुरक्षा में तैनात आरपीएफ सिपाही चेतन ने अपने साथी एएसआई टीकाराम के अलावा 3 यात्रियों अब्दुल कादिर भाई भानपुरवाला, अख्तर अब्बास अली और सदर मोहम्मद हुसैन को गोली मार दी। चेतन के खिलाफ एफआईआर में दर्ज साथी जवान आरपीएफ कांस्टेबल घनश्याम आचार्य का बयान मायने रखता है। उन्होंने अपनी जुबानी खूनी खेल की पूरी कहानी बयां की है। रात 2:53 पर हमने जयपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन पकड़कर मुंबई की यात्रा शुरू की। एएसआई टीकाराम मीना और चेतन सिंह की ड्यूटी एसी डब्बे में थी, जबकि मैं और हेड कांस्टेबल स्लीपर कोच में थे। जब मैं टीकाराम को रिपोर्ट सौंपने उनके डब्बे में गया तो उन्होंने बताया कि चेतन की तबीयत खराब हो गई है। चेतन कह रहा था कि उसे वलसाड स्टेशन उतार दिया जाए, जबकि एएसआई टीकाराम मीना ने उनको समझाया कि 2-3 घंटे की ड्यूटी बाकी है, ट्रेन में मुंबई तक आराम करे। लेकिन चेतन सिंह सुनने के मूड में नहीं थे। टीकाराम ने कहा, मैं चेतन की राइफल ले लूं और चेतन आराम करे। इसके बाद चेतन एक खाली सीट पर सो गया, लेकिन वो 10-15 मिनट में ही जाग गया। इसके बाद उसने राइफल मांगी तो मैंने देने से मना कर दिया। काफी बार मांगने के बाद चेतन ने मेरा गला दबा दिया। इसके बाद वो मेरी राइफल ले गया। हालांकि बाद में मैंने उसे बताया कि ये मेरी राइफल है तो उसने राइफल बदल ली। राइफल कब्जे में लेने के बाद भी चेतन सिंह गुस्से में था। वहीं एएसआई टीकाराम मीणा उसे समझाने का प्रयास कर रहे थे। मैं भी चेतन को ये बात समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हम दोनों की एक भी बात नहीं सुन रहा था। मैं पेंट्री कार में चला गया। लगभग 5:25 पर कांस्टेबल कुलदीप राठौर का फोन आया। उन्होंने बताया कि टीम के प्रभारी एएसआई टीकाराम मीणा पर गोली चलाई गई है। मैं B5 कोच की ओर दौड़ पड़ा। तभी सामने से 2-3 यात्री दौड़ते हुए आए। वे डरे हुए लग रहे थे। उन्होंने बताया मुझे कि मेरे साथ मौजूद एएसआई टीकाराम मीणा को मेरे साथी चेतन सिंह ने गोली मार दी थी। मैंने हवलदार नरेंद्र परमार को फोन पर घटना की सूचना दी। मैंने देखा कि चेतन सिंह ने अपनी राइफल ट्रेन की ओर तान रखी थी और वो बीच बीच में फायरिंग भी कर रहा था। मैं थोड़ी देर के लिए बाथरूम में छिप गया। इसके बाद चेतन ट्रेन से नीचे उतर गया। उसके हाथ में राइफल थी। करीब 15 मिनट बाद जब ट्रेन दोबारा चली तो मैंने देखा कि यात्रियों के शव खून से लथपथ पड़े हैं। लगभग 6:20 पर ट्रेन बोरीवली स्टेशन पर रुकी और मैं उतर गया। वहां ट्रेन से टीकाराम मीणा और अन्य को उतारा गया, लेकिन तब तक साफ हो गया था कि उनकी जान जा चुकी है। कांस्टेबल चेतन सिंह की मानसिक स्थिति और हथियार रखने की इजाजत का प्रश्न कायम है। हत्याओं के पीछे का मकसद अभी तक स्पष्ट नहीं। मैं इस वक्त किसी भी चीज़ की पुष्टि करने के, किसी भी चीज़ को ऑथेंटिकेट करने के स्टेज पे नहीं हूँ, क्योंकि
आप जानते हो कि इस स्टेज में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जो है ट्रैवल करने वाले, उनके पास छानबीन करनी होगी, वीडियो किसका है, उसने क्या देखा, उसने क्या सुना, ये सब चीज़ें देखनी होगी। और मेरा जो है कि इन्वेस्टिगेशन, घटना क्या हुई और वो जो घटना हुई है वो उसके पीछे क्या रीजंस है और घटना किस क्रम में हुई, इसका जो भी ट्रूथ है वो ऑब्जेक्टिवली सामने आएगा। आगे इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो, उसमें बिल्कुल जो वेपन हैंडलिंग की बात है, उसके अलावा जो फिजिकल मेंटल स्टेट की बात है, इसके अलावा भी और भी जो इशूज इस इंसिडेंट से कंसर्न है, उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन और विभिन्न स्टेक होल्डर से बातचीत करने के बाद ही इसमें फैसला लिया जाएगा। आरोपी कांस्टेबल चेतन सिंह को 7 अगस्त तक के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा गया है, लेकिन इस बीच कई सवाल कायम हैं। आरोपी चेतन सिंह बीते 12 सालों से अधिक समय से सेवा में कायम है। वो गुस्सैल है, मानसिक रूप से अस्थिर है, तो आखिर लोडेड वेपन के साथ चलती ट्रेन में ऑन ड्यूटी क्यों था? उसके कथित वायरल वीडियो में दिए गए सियासी भाषण के पीछे के मकसद को किस तरह से जांचा परखा जाएगा, इसके मायने क्या हो सकते हैं? और अगर कोई सुरक्षाकर्मी इस तरह की हिंसात्मक सोच रखता है तो आगे इस पर क्या कदम उठाए जाएंगे? जांच कमेटी ऐसे कई सवालों का सामना कर रही है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। और अब अगली खबर भी महाराष्ट्र से ही है। मुंबई से सटे ठाणे जिले के शाहपुर इलाके में बड़ा हादसा हो गया। समृद्धि महामार्ग फेज 3 का निर्माण कार्य चल रहा था। क्रेन मशीन जो इस निर्माण कार्य में लगी थी वो कई फीट की ऊंचाई से नीचे गिरी। जब कर्मचारी वहां पर काम कर रहे थे, 20 लोगों की से दबकर वहां पर दर्दनाक मौत हो गई, कई घायल हुए हैं। इस बीच उद्धव ठाकरे गुट शिवसेना ने कहा कि ये उन किसानों का श्राप लगा है जिनकी जमीन इस महामार्ग के लिए ली गई। महाराष्ट्र के ठाणे में बड़ा हादसा हुआ। जिले के शाहपुर इलाके में समृद्धि महामार्ग के फेज 3 का काम तेजी से किया जा रहा था। पुल के खंभों पर ब्रिज बनाने वाली क्रेन मौजूद थी। ब्रिज के गर्डर को इस क्रेन के माध्यम से ऊपर ले जाकर जोड़ा जा रहा था। क्रेन कई फीट की ऊंचाई पर थी और अचानक नीचे गिर गई। पुल के नीचे बड़ी संख्या में मजदूर मौजूद थे जो इसकी चपेट में आ गए। हादसे में 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, कई घायल हुए। मौके पर NDRF की टीम पहुंची, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। घटना पर PM नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शोक जताते हुए मुआवजे का ऐलान किया। हादसे की विशेषज्ञों से जांच कराने के आदेश दिए गए हैं। झालेली घटना अतिशय दुर्दैवी आहे। त्याची स्वित्झर्लंडची कंपनी इथे काम करत होती आणि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। यहाँ स्विट्जरलैंड की एक कंपनी काम कर रही थी। इसकी गहन जांच के निर्देश दिए गए हैं। मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। देण्याचा देखील निर्णय झालेला आहे आणि त्या बाबतीमध्ये सखोल चौकशी होईल, योग्य ती कार्यवाही होईल। साथ ही ऐलान हुआ कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से इस दुर्घटना के पीड़ित परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। नागपुर से मुंबई तक ये महामार्ग बनाया जा रहा है। पहले चरण के तहत नागपुर से शिरडी तक इसे शुरू किया जा चुका है। अन्य चरणों का काम अभी जारी है, जिसके तहत इसे शिरडी से मुंबई तक जोड़ा जाना है। इस हादसे पर उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना सांसद संजय राउत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और हादसे को किसानों का श्राप बताया है। युतीच्या काळामध्ये मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे निर्माण झाला, पण इतके बळी कोणत्या रस्त्याने घेतले नाही, ते समृद्धीने घेतले। इससे पहले कई एक्सप्रेसवे बने, लेकिन इतनी बलि कहीं नहीं चढ़ी जितनी समृद्धि महामार्ग ने ली। भले ही आप इसे अंधविश्वास कहो, लेकिन समृद्धि मार्ग बनने के दौरान जिस तरह किसानों की उपजाऊ जमीन अपने स्वार्थ और ठेकेदारों के लिए हड़प ली गई, ये उन्हीं का श्राप लगा है। ठेकेदारांच्या फायद्यासाठी ओरबडून घेतल्या, त्याचे हे शाप आहे। इस संबंध में लापरवाही की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रारंभिक पड़ताल में ओवरलोड के चलते मशीन के नीचे गिरने की बात सामने आ रही है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और अब आइए बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा के नूह में इस तरह से हिंसा का दौर कल से शुरू हुआ कि अब तक 5 जानें जा चुकी हैं, 70 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं, 100 से ज्यादा गाड़ियां जलाई जा चुकी हैं। राजधानी दिल्ली से नूह महज 60 किलोमीटर दूर है और गुरुग्राम तो NCR का हिस्सा है। सोमवार को शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई। 2 गुटों के बीच झड़प के बाद पथराव, आगजनी की घटनाएं हुई। नूह, सोहना, पलवल में भारी पुलिस और अर्धसैनिक बल की तैनाती है। और वो फिर बैक ले गए, बैक ले जाके उन्होंने
और मंगलवार को पुणे पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एनसीपी प्रमुख शरद पवार लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड का मंच साझा करते हुए नजर आए। वहीं शरद पवार जो कि विपक्षी एकजुटता का अहम चेहरा है, अब जो विपक्षी पार्टियां हैं वो उनकी भूमिका को लेकर किस तरह से असमंजस में है, सोहित मिश्रा की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। इन दो तस्वीरों ने विपक्षी एकता और शरद पवार की भूमिका को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहले शरद पवार ने पीएम मोदी की पीठ थपथपाई और बाद में पीएम मोदी ने उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पीठ थपथपाई। मौका था प्रधानमंत्री मोदी को लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड से सम्मानित करने का। विपक्षी नेताओं की ओर से मंच नहीं साझा करने की बार बार अपील के बावजूद शरद पवार और नरेंद्र मोदी लगभग 7 वर्षों बाद एक मंच पर नजर आए। अजित पवार की बगावत के बाद पहली बार शरद पवार और अजित पवार एक मंच पर दिखे। आज आपण आणि ते स्मारकाने मोदीजींची निवड या स्मारकाच्यासाठी या पुरस्काराच्यासाठी केली। ज्या पुरस्कारामध्ये इंदिरा गांधी होत्या, खान अब्दुल खान गफार होते, बाळासाहेब देवरस होते, शंकरदयाळ शर्मा होते, अटल बिहारी वाजपेयी होते, डॉक्टर मनमोहन सिंग होते, अशी अनेक मान्यवरांची नावं या ठिकाणी घेतली जाते आणि या मान्यवरांच्या यादीमध्ये पंक्तीमध्ये आज नरेंद्र मोदींच्या नावाचा सुद्धा या ठिकाणी समावेश झाला, याचा आनंद आपल्या सगळ्यांना आहे। आज पुणे में आप सबके बीच मुझे जो सम्मान मिला है, ये मेरे जीवन का एक अविस्मरणीय अनुभव है। जो जगह, जो संस्था सीधे तिलक जी से जुड़ी रही हो, उसके द्वारा लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी के पुणे पहुंचने से पहले आंदोलन किया, तो वहीं शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे के सांसद संजय राउत ने शरद पवार के मंच पर उपस्थित होने को लेकर शरद पवार और बीजेपी दोनों को घेरा। सामना के अपने संपादकीय में लिखा, महीने भर पहले पीएम मोदी ने ही शरद पवार की पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और उनकी पार्टी तोड़ दी। महाराष्ट्र की राजनीति को दलदल बनाकर छोड़ दिया। फिर भी शरद पवार पुणे में आज एक कार्यक्रम में उपस्थित रहकर मोदी की आव भगत करेंगे। ये कुछ लोगों को जंच नहीं रहा है। असल में तो लोगों के मन में अपने प्रति मौजूद आशंका को दूर करने का अच्छा अवसर इस कार्यक्रम से मुंह फेरकर शरद पवार साध सकते थे। अब शरद पवार का ऐसा कहना है कि 3 महीने पहले ही हमें उनके इस कार्यक्रम का निमंत्रण दिए जाने के कारण मुझे उपस्थित रहना होगा, लेकिन पुणे आने से पहले मोदी ने उनके इस विशेष निमंत्रक की पार्टी तोड़कर भाजपा में समाहित कर लिया था। इसके दौर पर शरद पवार अनुपस्थित रहे होते तो उनके नेतृत्व हिम्मत की दाद सह्याद्री ने दी होती। शरद पवार साहब का दावा है कि 3 महीने पहले मैंने खुद प्रधानमंत्री को न्योता दिया था इस कार्यक्रम का, तो अगर मैं वहां हाजिर नहीं रहूं तो ठीक नहीं दिखता। प्रधानमंत्री जी का एक प्रोटोकॉल होता है, निमंत्रक ही हाजिर नहीं है। लेकिन 1 महीने पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनके भोपाल के सम्मेलन में सबसे बड़ा हमला किया था नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शरद पवार साहब और उनके जो सभी लोग हैं, अजित पवार हो, हसन मुशर्रफ हो, छगन भुजबल हो, नाम ले लेकर भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता का ऊपर आरोप किए थे। 70,000 करोड़ 80,000 करोड़ भ्रष्टाचार। प्रधानमंत्री का भाषण होने के बाद 2 दिन में सभी भ्रष्टाचार लोग उनके पार्टी में चले आए। कहाँ गया भ्रष्टाचार के खिलाफ आपका नारा सर? और आज वो सभी नेता एक तो आपके मंच पर है या आपके सामने बैठे हुए हैं। पार्टी में बगावत करने के बाद पिछले 1 महीने में अजित पवार ने 3 बार शरद पवार से मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर जहां शरद पवार की ओर से कुछ नहीं कहा गया, तो वहीं एनसीपी के कई विधायक शरद पवार की इसी भूमिका को लेकर शंका में हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर एनसीपी विधायक महाराष्ट्र के मॉनसून सत्र में नहीं आ रहे हैं।
इस बीच प्रधानमंत्री मोदी और अपने भतीजे अजित पवार के साथ मंच साझा किए जाने के बाद अब एक बार फिर से शरद पवार की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। विपक्षी पार्टी की एकजुटता के लिए शरद पवार एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और इन विपक्षी पार्टियों की अगली बैठक मुंबई में ही होने वाली है। लेकिन इन्हीं विपक्षी पार्टियों की ओर से बार बार मना किए जाने के बावजूद शरद पवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मंच पर साथ में नजर आए और ये तस्वीर शायद ही किसी विपक्षी पार्टी को पसंद आई हो। पुणे से कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।